सभी को नमस्कार। साथियों, हिंदी साहित्य की तैयारी के बारे में अंतरतम में जब विचार आता है तो शुक्ल और नगेंद्र के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। शुरुआत भी यहीं से होती है। जो हिंदी प्रेमी है, जिन्होंने हिंदी को जिया है, वो इस बात से वाकिफ़ भी है। मैंने शुरुआत भी यहीं से की है। 1150 प्रश्नोत्तरी डॉक्टर नगेंद्र के बाद आज एक बार फिर 1100 प्रश्नोत्तरी डॉक्टर नगेंद्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूँ तो क्रमशः यह संख्या 1100 प्रश्नोत्तरी है, लेकिन प्रश्नोत्तर 5000 से भी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि एक लेखक की रचनाएं एक ही प्रश्न में समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ से प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। शायद ही कोई प्रश्न शेष रहा है। अगर नगेंद्र की पुस्तक आपके पास है तो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। साथियों, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें उत्साह एवं ऊर्जा प्रदान करता है। सभी भाई बहनों से आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं 1100 प्रश्नोत्तरी डॉक्टर नगेंद्र। यूट्यूब वीडियो संख्या 137, प्रश्न संख्या 1 से। शौरसेनी अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पैशाची अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ? पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषाओं का विकास हुआ। लहंदा और पंजाबी भाषाओं का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ। ब्राह्मण अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? मराठी का। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ। मागधी अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास हुआ। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? पूर्वी हिंदी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न कई बार आता है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से।
कनौजी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? कनौजी का विकास शोरशनी अपभ्रंश से हुआ। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधी और बघेली दोनों भाषाओं का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। बुंदेली और कन्नौजी का विकास शोरशनी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी इन तीनों भाषाओं का विकास शोरशनी अपभ्रंश से हुआ। मगही, मैथिली और भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मगही, मैथिली और भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। अ, आ, ई, उ, ए और ओ 8 अपभ्रंश में स्वर थे। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ढ और ढ। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ढ और ढ। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास माना जाता है। सातवीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक का काल क्या कहलाता है? आदिकाल। आदिकाल का समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 7वीं से 14वीं सदी के मध्य का काल। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक का काल भक्ति काल। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक का काल रीतिकाल। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक का काल आधुनिक काल। आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल की शुरुआत 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग या द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादेतर काल इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। छायावादोत्तर काल में प्रगति या प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 से अब तक का काल छायावादोत्तर काल कहलाता है। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल या प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 से अब तक का काल नवलेखन काल माना गया है। पुष्य या पुंड कवि का
पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। सभी दृष्टियों से हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपाद। सभी दृष्टियों से हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपाद। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रचना किसकी है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा? शुक्ल ने। पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश किसने माना? शुक्ल। शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय माना 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय माना है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। आदिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से किया है। आदिकाल को चारण काल माना ग्रियर्सन। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल माना मिस्र बंधुओं ने। आदिकाल का नामकरण आदिकाल किया हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया? राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का नामकरण वीर काल नाम से किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक बार पुनरावर्ती। आदिकाल का नाम चारणकाल ग्रियर्सन। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने किया। आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने किया। आदिकाल का नामकरण संधि काल एवं चारण काल किसने किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल का नामकरण वीरकाल नाम से किस विद्वान ने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु ऋठनैमिचर्यु स्वयंभू छंद। स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु ऋठनैमिचर्यु स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण णयकुमारचर्यु जसहरचर्यु। पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण पुष्पदंत णयकुमारचर्यु पुष्पदंत की रचना है। जसहरचर्यु पुष्पदंत। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल पंक्ति किसकी है? सरहप्पा। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल पंक्ति किसकी है? सरहप्पा। चर्यापद रचना किसकी है? सबरप्पा। चर्यापद सबरप्पा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका है? जिनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। लुइपा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका है? जिनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा एवं मंत्री उनके शिष्य हो गए थे। लुइपा। का आ तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठे काल पंक्तियाँ किसकी है? का तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल पंक्तियाँ किसकी है? लुइपा। डोम्बिपा की रचनाएं डोम्बी गीतिका योगचर्या अक्षर द्वीपकोपदेश। अक्षर द्वीपकोपदेश रचना डोम्बिपा। अक्षर द्वीपकोपदेश रचना किसकी है? डोम्बिपा। योगचर्या रचना डोम्बिपा।
डोंबी गीतिका रचना किसकी है? डोंबिपा की। गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, गंगा जमुना माझेरे बहर नाई पंक्ति किसकी है? डोंबिपा। कणहप्पा के गुरु, कणहप्पा के गुरु जालंधरपा। आगम व्यय पुराणे पंडित मान बहंती, आगम व्यय पुराणे पंडित मान बहंती पंक्ति किसकी है? कणहप्पा। कुकुरिपा के गुरु चरपटिया, कुकुरिपा के गुरु का नाम चरपटिया। अपभ्रंश में दब सहाव पयास नामक काव्य किसने लिखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश में दब सहाव पयास नामक काव्य किसने लिखा? देवसेन ने। आसगु कवि को या आसगु कवि का संबंध किस जिले से है? जालोर। आसगु कवि का संबंध किस जिले से है? जालोर जिले से। चंदनबाला रास किसकी रचना है? आसगु कवि। चंदनबाला रास रचना आसगु कवि की है। स्थूली भद्र रास रचना किसकी है? जीन धर्म सूरी। स्थूली भद्र रास जीन धर्म सूरी। लघुन्य चक्र व दर्शनसार रचनाएं किसकी है? लघुन्य चक्र व दर्शनसार रचनाएं देवसेन। रेवंत गिरिरास रचना किसकी है? रेवंत गिरिरास रचना विजयसेन सूरी। गोरखबानी का संपादन किसने किया? गोरखबानी का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने। गोरखबानी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने किया। शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि चंद-बरदाई। शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि चंद-बरदाई। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण हैं? पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण हैं? 4। प्रथम संस्करण उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित हैं। इसमें 69 समय एवं 16,306 छंद है। द्वितीय संस्करण बीकानेर व अबोहर में संग्रहित हैं। तृतीय संस्करण बीकानेर संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें 3,500 छंद है। चतुर्थ संस्करण इसी को दशरथ शर्मा ने मूल रासो माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल रासो किस संस्करण को माना? चतुर्थ संस्करण को। प्रथम संस्करण उदयपुर संग्रहालय में, द्वितीय संस्करण बीकानेर व अबोहर संग्रहालय में, तृतीय संस्करण बीकानेर संग्रहालय में, चतुर्थ संस्करण को मूल रासो माना जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो इसको प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद। शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद
आदि विद्वान पृथ्वीराज राशि को अप्रामाणिक मानते हैं। अब पृथ्वीराज राशि को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान पृथ्वीराज राशि को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज राशि को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। जयचंद प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदार। धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।